वेलकम टू बनी क्लास। हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों के सीरीज में आइए आज हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि विचारक और उसके सिद्धांतों को सुमेलित करने के लिए एक तरफ है क्लिंथ ब्रुक्स, इलियट, जॉक दरिदा, लियोटार्ड। सिद्धांत का नाम दिया हुआ परंपरा, विसंगति और विडंबना, उत्तर आधुनिकतावाद, विसंरचना और अस्तित्ववाद। आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं विसंगति और विडंबना का सिद्धांत क्लिंथ ब्रुक्स ने दिया हुआ था। इलियट का परंपरा का सिद्धांत था। इलियट ने परंपरा के साथ व्यक्तिगत प्रज्ञा का भी सिद्धांत दिया हुआ था। और जॉक दरिदा का संबंध विसंरचना से है। लियोटार्ड का संबंध है उत्तर आधुनिकतावाद से। अतः उत्तर एक हो जाएगा, ऑप्शन एक। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। निम्न में से यह धारणा किसके द्वारा कही गई थी या किसके द्वारा दी गई थी? सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, यह वेनेदेतो क्रोचे के द्वारा कही गई थी। अवधि का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, अवधि का विकास ये बाबूराम सक्सेना ने किया था। बाबूराम सक्सेना। अवधि का विकास किसने किया था? बाबूराम सक्सेना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आवारा मसीहा जीवनी है, दस्तावेज जो है पत्रिका है, परशुराम की प्रतीक्षा निबंध है, बसेरे से दूर आत्मकथा है। तो परशुराम की जो इसमें बताया गया कि परशुराम की प्रतीक्षा निबंध है, ये निबंध नहीं है, यह कविता है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह लिखी गई थी 1963 में। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, यह कविता थी परशुराम की प्रतीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा की है? आइए देखते हैं कि अवधी भाषा की रचना कौन कौन सी है। रामचरितमानस और पद्मावत ये दोनों ही अवधी भाषा की रचना है। सूरसागर और बीजक जो है ये अवधी भाषा की नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। दूसरा तर्क है कि कविता में कवि का हृदय लोक समान की भूमि पर पहुंच जाता है। देखते हैं कौन सा कथन सही होगा और कौन सा गलत होगा। देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये शुक्ल जी के द्वारा दिया गया कथन है, ये तो सही है। दूसरा है कि कविता में हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। कविता में कविता की रचना करते वक्त कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंचता है, लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। इसलिए पाठ करते वक्त पाठक लेखक से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। कविता की रचना करते वक्त, कविता में नहीं, जब वो रचना कर रहा होता उस वक्त वो पहुंचता है, कविता में नहीं पहुंचता है। ये कविता को रचते हुए पहुंचता है, जिस वक्त रच रहा होता उस प्रेजेंट टाइम में। कविता जब बनने के बाद जो लिखित हो गया उसके बाद वो कविता नहीं पहुंचती है। इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित बोलियों को कह रहा है उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करने के लिए। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। आइए देखते हैं कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मूलतः 4 बोलियां आती है। याद रखिए, सौरसेनी उपभाषा से विकसित है, मूलतः 4 बोलियां आती है, जिसमें है मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। इसका उत्तर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा। तो जो मारवाड़ी है वो कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में। मेवाती ये जयपुरी कहाँ बोली जाती है? कोटा में। और आपका मालवी जो है वो इंदौर में। और मेवाती ये अलवर जगह पे बोला जाता है, जो अलवर जिला है वहाँ पे बोला जाता है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। स्थापना है कि समाजवाद की विकसित अवस्था में सामाजिक भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। तर्क दिया गया है कि साहित्य, कला, धर्म, दर्शन नष्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। समाजवाद की विकसित अवस्था में सामाजिक भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा, यह तो सही है। लेकिन तर्क कह रहा है कि साहित्य, कला, धर्म, दर्शन नष्ट हो जाएंगे, ये गलत है। नष्ट क्यों होगा? अगर कोई विकसित करेगा, भेदभाव समाप्त होगा तो और विकास करेगा, तो उसमें नष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब काव्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ, कवियों के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं। पहला कि संत तिये खुने संतोष ले, ये किसकी पंक्ति है? ये मैं पिछले क्लास में बताया था, ये ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। संत समग में नाचे न रंगनी, ये नामदेव के द्वारा लिखा गया है। संतन जातन पूछो निर्गुनिया, ये रैदास का लिखा हुआ है। और एक था कि संता विषय जू परिहरई वली किज्जई हूँ तासु, ये किसके द्वारा लिखा गया है? योगिंद्र के द्वारा। अतः आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा हो जाएगा सही। मिस पद्मा कहानी किसकी है?
देखिए, मिस पद्मा के नाम से प्रेमचंद ने भी कहानी लिखी हुई है। किसने? प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी हुई है। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। प्रस्तुत कथन किस निबंध से अवतरित है? ये उठ जाग मुसाफिर से है। उठ जाग मुसाफिर किसका है? विवेकी राय के द्वारा। किसके द्वारा? विवेकी राय। विवेकी राय ने उठ जाग मुसाफिर लिखा हुआ है। विवेकी राय। बिहारी ऐसे पीयूषवर्षी घनश्याम हैं जिनके हृदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। जिनके उदय होते ही, यहाँ उदय है, जिनके उदय होते ही तुलसी और सूर आच्छादित हो जाते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आया क्या? रुकिए एक सेकंड, अभी आ जाएगा। हाँ, अब आ गया। बिहारी ऐसे पीयूषवर्षी घनश्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? आइए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। देखिए, हमने कई बार पढ़ा हुआ कि बिहारी को पीयूषवर्षी कवि किसने कहा था, तो उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। उसी प्रश्न को, उसी लाइन को यहाँ पे घुमा करके लिख दिया गया है कि बिहारी ऐसे पीयूषवर्षी घनश्याम है जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? तो राधाचरण गोस्वामी का। कह रहा कि धूमिल के अनुसार देश की संसद पर मौन है। ये मौन कौन है? रोटी से खेलने वाला। रोटी बेलने वाले पर नहीं, रोटी सेकने वाले पर नहीं, रोटी खाने वाले पर नहीं, रोटी से खेलने वाला। ये संसद में जो कह रहा है कि मेरे देश की संसद से रोटी से खेलने वाला, मेरे देश की संसद रोटी से खेलने वाले पर मौन है। ये रोटी और संसद शीर्षक से उद्धित है कविता उनका, उसमें ये है। लिपि विकास का सही चरण कह रहा है क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? चित्रलिपि। चित्रलिपि के बाद भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि, फिर भाव ध्वनि मूलक लिपि आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले चित्रलिपि। संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ऑप्शन एक 343। नर्मदा विषयक यात्रा विषयों के वृत्तांतों के लेखक कौन है? नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांतों के लेखक कौन है? अमृतलाल वेगर। मानस भक्ति जल से लबालब भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्ति रस मिलने लगता है। पाठक जो गहराई में उतरता जाता है त्यों तो भक्ति जल में प्रवेश करता जाता है और 7वें सोपान पर पहुंचकर वो भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो जाता है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? ये कहा गया उदय भानु सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथों का संगत वर्ग कौन सा होगा? आइए देखते हैं। देखिए, निर्गुण संतों में सबसे पहला होगा विष्णु संप्रदाय, फिर उदासी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय, अर्थात ऑप्शन आपका एक जो है वो सही हो जाएगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन से उद्धत यह संवाद किन पात्रों के बीच है? ये प्रियंगु मंजरी और मल्लिका के बीच है। जब प्रियंगु मंजरी राज्य में पहली बार शादी के बाद पहुंचती है तो सबसे पहले मल्लिका से मिलने की इच्छा जताती है और मल्लिका और उनके बीच ही यह संवाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गुण काव्यधारा की विशेषता नहीं है? जाति प्रथा का विरोध किए थे, रागानुराग भक्ति था, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग था, आचरण और पवित्रता पर जोर था। देखिए, तो रागानुराग भक्ति जो था ये निर्गुण का नहीं था, ये सगुण का था। इस सगुण भक्ति में आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि उनमें रागानुराग भक्ति था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा सप्तक किस काव्य आंदोलन का संबंध रहा है? कह रहे दूसरा सप्तक से किस काव्य आंदोलन का संबंध रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि दूसरा सप्तक जो है वो नई कविता से, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष ही हुआ था 1951 में। 1951 में पहला कब आया था? 1943। यहाँ देखिए, पहला आया था 1943 में, दूसरा इसका 8 वर्ष बाद आया था 1951 में। 1951 के आसपास ही नई कविता आई थी। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है कि इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उपयुक्त पंक्तियों से तात्पर्य क्या है? आइए देखते हैं।
देखिए एक चीज़ इसमें आई है, पहला पंक्ति क्या है कि मनुष्य के हाथों को चुनौती देकर, मनुष्य के हाथ को चुनौती देकर अपने भाग की दिशा को बदल सकता है। दूसरा कह रहा है कि नियति पहले से ही निश्चित होती है। तीसरा है कि मनुष्य का निर्णय नियति को बनाता बिगाड़ता है। यहाँ व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया जा रहा है। अब इन चारों में से कह रहा है कि कोई सही होगा कोई गलत होगा। आइए देखते हैं कौन सा गलत होगा। पंक्ति क्या हमारे पास कि जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं पूर्व निर्धारित। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया कि नियति नहीं पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से निर्धारित नहीं है, वो बदल भी सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि नियति पहले से ही निश्चित होती है, तो ये पंक्ति तो गलत हो जाएगा। ये पंक्ति जो 2 नंबर ऑप्शन है ये तो मेरा गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 इसमें है ये गलत, 2 इसमें है ये गलत। अब बच्चा मेरा 2 3 4 या 1 3 4। अब आगे देखते हैं। देखिए 2 इसमें भी है ये भी गलत, 2 इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही बच गया 1 3 4, बस यही सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक है। अब गीति नाटक कौन सा हो जाएगा? अंधायुग। अंधायुग क्या है? गीति नाटक है। इसमें महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की कथा वर्णित है। ये अंतिम दिन का कथा वर्णित है इसमें। आइए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कॉलरिज ने मुख्य कल्पना का संबंध किससे जोड़ा है? कॉलरिज ने मुख्य कल्पना का संबंध किससे जोड़ा है? ये हो जाएगा भौतिक जगत से। कॉलेज क्या मानते थे कि भौतिक जगत से मुख्य कल्पना का संबंध जोड़ा जाएगा। उनका जो कल्पना सिद्धांत था वो काव्य सृजन प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्यात करता है। ये भी याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक ढंग से वो व्याख्यात करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं, मात्र ढांचा ही पश्चिम का है, अन्य तत्व भारतीय है। इसमें पूछ रहा कि कौन सा सही है? देखिए दोनों ही कथन सही है, क्योंकि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे ही नहीं बल्कि ये दोनों विधाएं ही पश्चिम की है। तो अगर दोनों विधा ये पश्चिम की है तो स्वाभाविक है कि हम तो दोनों चीज़ पश्चिम से लिया होगा, नहीं भारत का तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोनों कथन इसमें सही हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। कहाँ गया मूर्ख जिसको अभी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है? भारत दुर्दशा नाटक में इस पंक्ति का वक्ता कौन है? ये कौन कहता है? ये भारत दुर्दैव कहता है। कहाँ गया मूर्ख जिसको अभी भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है? ये कथन भारत दुर्दैव के द्वारा भारत दुर्दशा में कहा गया है। निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंध नहीं रखते हैं? देखिए इंशाअल्लाह खां नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। मीर अमन रखा करते थे। लल्लूजी लाला सदल मिश्र तो उसमें प्राध्यापक के तौर पे थे, और ये जो अमन मीर अमन नाम था जिनका, ये भी उसमें जुड़े हुए थे। अज्ञे की किस कविता को रूपक गाथा कहा गया? अज्ञा के किस कविता को कहा गया? आइए जानते हैं। असाध्य वीणा को। असाध्य वीणा कब आई थी? 1961 में आई थी। हमारे सिलेबस में लगी हुई कविताओं में सबसे इंपॉर्टेंट है एक असाध्य वीणा। कब आई थी? 1961 में। फंतासी में क्या नहीं होता है? फंतासी में युक्ति नहीं होती है। ये जब मैं व्याकरण का क्लास करवाऊंगा तो ये आपको पूरा मैं पढ़ा दूंगा कि युक्ति क्या है, स्वप्न बिंब क्या है, अवचेतन क्या है, ये पूरा पढ़ा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय है और संप्रदाय के जो भी आचार्य थे उनका नाम दिया हुआ। आइए देखते हैं कौन से संप्रदाय किस आचार्य के द्वारा चलाया गया था। जो रामानुजाचार्य थे, श्री संप्रदाय, उनके द्वारा चलाया गया था। निम्बार्क संप्रदाय जो था वो निम्बकाचार्य के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि माधवाचार्य ने क्या चलाया था, तो ब्रह्म संप्रदाय चलाया था, या ब्रह्म द्वैत की अवधारणा को लेकर चले थे, और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय को लेकर के चले हुए थे। अतः उत्तर 1, ऑप्शन 1। तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणित कर देते हो, फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं के चित्रों में। इस प्रकार तुम में ये 2 परिणतियाँ हैं। यह विचार किस लेखक का है? प्रस्तुत पंक्ति क्या? मुक्ति बोध का। ये पिछले क्लास में भी शायद ये प्रश्न आया हुआ था। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कई बार रिपीट भी किया हूँ, कई सेट में रखा हूँ मैं उसको, तो उन सब क्वेश्चनों को थोड़ा सा नोट डाउन क्या कीजिए। ये मुक्ति बोध के द्वारा कहा गया था।
यह मुक्तिबोध की डायरी शीर्षक है, वहाँ से लिया गया एक साहित्यिक डायरी 1964 में। एक साहित्यिक डायरी कब आया था? 1964 में मुक्तिबोध के द्वारा, ये वहीं से प्रश्न लिया गया है। दूसरी परंपरा की खोज में विवेच है। दूसरी परंपरा की खोज में क्या विवेच है? देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसके द्वारा लिखी गई थी? नामवर सिंह के द्वारा। तो उनके गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जिक्र किया हुआ है। फिर आता है कि काव्यानुभूति और जीवनानुभूति में प्रकृति का भेद नहीं होता, तत्वतः वे समान होते हैं। यह स्थापना किसके द्वारा कहा गया था कि काव्य अनुभूति और जीवन अनुभूति में फर्क नहीं होता है? यह कहा गया था I.A. रिचर्ड्स के द्वारा। अनुकरण का अर्थ यथावत प्रत्यंकन किसने माना था? मतलब अनुकरण का अर्थ यह माना गया था कि जैसा है वैसा ही कॉपी कर लेना, ये होरस ने माने थे। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं थे? राधाचरण गोस्वामी को सम्मिलित नहीं किया गया था। किशोरीलाल गोस्वामी थे, श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे, लेकिन राधाचरण गोस्वामी आरंभिक जो सरस्वती का मंडल था उसका आरंभिक संपादक मंडल में इनको नहीं रखा गया था। अर्थ शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच होता है। यह धारणा किससे संबंधित है? यह है विखंडनवाद से। किससे? विखंडनवाद से। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। गोदान उपन्यास में यह संवाद किन पात्रों के बीच है? आइए देखते हैं। गोदान उपन्यास में यह संवाद जो है मेहता और मिर्जा खुर्शीद के बीच में था। स्थापना है कि प्रतिभा आंतरिक है और वेतुपति तथा अभ्यास जो है वो बाहरी है। तर्क है क्योंकि प्रतिभा को तो स्वभाव कहना युक्ति संगत है, पर वेतुपति को अभ्यास नहीं कह सकते। इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा। अतएव इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। किस पुस्तक की भूमिका या संपादकीय में यह चीज कही गई है? रूपाव। रूपा पत्रिका कब आई थी, बता सकते हैं कोई? कमेंट में बताइए, रूपाव कब आई थी? भक्ति किसी क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रिय जन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु ये ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। अन्य सभी साहित्य में क्षणिक भावावेग और इंद्रिय जन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति काफ़ी मात्रा में मौजूद है, और ठोस और उर्वर धरातल लगभग ना के बराबर है। देखते हैं दोनों में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, एक तो है कि पहला में भक्ति साहित्य की क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रियजन भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। ये तो सही है, लेकिन दूसरे तर्क में क्या कह रहा है कि धरातल लगभग ना के बराबर है। ये ना के बराबर नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो अंश रह ही जाता है, इसीलिए दूसरा गलत और पहला सही। ए सही और आर गलत। कह रहे कि अलंकार सर्वस पुस्तक के रचयिता कौन है? अलंकार सर्वस के रचयिता कौन है? रैयक। भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदनाओं के हर स्तर को झकझोरा और भावानुमूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकारों के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था गेय के द्वारा। परमार्थी पुरानीन लादे जियो बंजोर टाडे किनके द्वारा रचित है? परमार्थी पुराणनी लादे जियो बंजोर टाडे, ये किसके द्वारा है? सूरदास के द्वारा। ये भ्रमर गीत में संकलित है। वे लिखते हैं कि आए जोग जुग सिखावन पांडे, परमार्थी पुरानी लादे जियो बंजारे टाडे। चलिए, यहाँ तक प्रश्न था आप लोगों का आज के क्लास का। अगले क्लास में हम और भी हिंदी साहित्य के प्रश्नों को चुन करके लाएंगे आपके लिए, जो कि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है आपके आने वाले जून जुलाई के एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम हालांकि जुलाई सेकंड वीक थर्ड वीक से पहले नहीं होगी, जैसा कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप लोगों के पास अभी 2 महीने समय है, अच्छे से 2 महीने प्लस होंगे, कम नहीं। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।